नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सेकंड वीडियो पे बात करेंगे और आज हम एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे और कई सारे केसेस को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में एक ग्राफ प्लॉट किया था और इस ग्राफ में मैंने आपसे कहा था कि अगर ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ आपको यूं देखने को मिलेगा, जो कि साफ साफ आपको ये बताता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होगी वैसे वैसे रेट भी कम होगी। इस बात को आप डे टू डे लाइफ में एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जिस एग्जाम्पल में आपने एक बकेट को पानी से पूरा भर रखा है और उस बकेट में एक होल हो गया है नीचे सेंटर में, उसमें से पानी गिर रहा है। तो जब बकेट पूरी भरी हुई है, मतलब कि फुल हाई कंसंट्रेशन है, बकेट के वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो पानी की जो बाहर निकलने की रेट है वो तेज़ है। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर जैसे जैसे कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे पानी के नीचे गिरने की जो स्पीड है या जो रेट है वो भी बहुत धीरे होती चली जाती है। और पानी जब बहुत कम रह जाता है तो बाहर जो नीचे रेट है ड्रॉप्स की गिरने की वो भी धीरे हो जाती है। इस बात से आप इस बात को टोटली रिलेट कर सकते हैं कि अगर क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा थी तो रेट भी ज़्यादा थी, और जैसे जैसे पानी का क्वांटिटी कम होता चला जा रहा था तो पानी के उस छेद से बाहर गिरने की जो ड्रॉप्स की जो रेट थी वो भी कम होती चली जा रही है। तो इस पैटर्न पर हम इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ मान लेते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी वैसे वैसे रेट भी कम होती चली जाती है। इस बात पर भी आप यहाँ पे समझे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लास्ट वीडियो में हमने लिखा था कि जो रेट होती है दैट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1। फाइन, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा। अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर। पावर 1 है तो उसको ऐसे ही लिखा जा सकता है। दिस इज योर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एक तरह की इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन होती है। ये जो होता है इससे हमें जो पता पड़ता है वो इंस्टेंटेनियस रेट का आइडिया लगता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट इन टाइम पे ही कैलकुलेट की जा सकती है। और मैं ये क्वेश्चन रेज करूं कि मुझे तो ये बताइए कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, बताइए 10 मिनट बाद वहाँ पर जो रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसिडरेशन ये है, बताइए 10 मिनट बाद जो रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर जनरेट कर लिया जाए तो वो इस इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसकी क्या वैल्यू है वो भी यहाँ से नहीं निकाली जा सकती। और तीसरा क्वेश्चन, टी हाफ लाइफ पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से प्रॉपर्ली नहीं निकल सकती। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज, इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कई सारे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के जो पार्ट्स हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के जो पार्ट्स हैं, उन सबको जब सम अप किया जाए तो फिर वो इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है जब हम किसी भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम, कि कितना बचेगा, टू कैलकुलेट टी हाफ। तो हम भी इसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू के डी टी, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये जो माइनस है इस माइनस को मैं अभी यहीं लगा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। इसके बाद इंटीग्रेशन जो करना है उसकी लिमिट दे दीजिए, तो आर नॉट से आर टी, और टी के लिए दे दीजिए, टाइम स्टार्ट होता है 0 पे और टी तक जा रहा है। इस चीज़ को सॉल्व कर लें अगर हम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के 0 माइनस टी सॉरी टी माइनस 0, दिस माइनस दिस टी माइनस 0, तो के टी ही होने वाला है। तो ढंग से अगर इसको लिख दें तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। फाइन। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर भी किया जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी रीअरेंज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी माइनस आर नॉट और इक्वल्स टू के टी, राइट। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, एल एन आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इसको इधर ले लेते हैं तो प्लस एल एन आर नॉट, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लिया जाएगा। जब हम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लेंगे तो अब एक ग्राफ को अच्छे से प्लॉट किया जा सकता है, एंड दैट ग्राफ इज बिटवीन वाई एक्सिस पे आर टी ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल कौन है, टाइम, स्लोप कैसा है, घटता हुआ, एंड स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एल एन
आर नॉट। ये देखिए इनिशियल वैल्यू ln आर नॉट मतलब इनिशियल है और धीरे 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 कंसंट्रेशन RT जो है वो कम होती जाएगी, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर हो जाता है। तो हम टोटली 3 ग्राफ तो अब देख चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसके और भी केसेस पॉसिबल हैं? तो यस, इसके और भी केसेस पॉसिबल हैं, अब उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन अभी हम लेकर आए वो थी ln RT माइनस ln आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। ये इक्वेशन अभी हम लेकर आए थे। अब इस इक्वेशन का ए केस देखिए, ए केस हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि ये माइनस में लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln RT बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। इधर से नेचुरल लॉग अगर हम हटाएं तो इसको हम लिख सकते हैं RT बाय आर नॉट, इसको एक्सपोनेंट्स में ले जाएंगे e की पावर में, क्योंकि यहाँ से नेचुरल लॉग हटाया तो e की पावर माइनस KT। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं RT इज इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस KT। ये केस ठीक है। अगर मैं इसी से बी केस करना चाहूँ तो अब आर नॉट को इधर लिख लीजिए, RT को इधर लिख लीजिए, तो आप समझ गए होंगे e की पावर केवल KT रह जाएगा, माइनस हट जाएगा। ये आपका बी केस हो गया। इसी से रिलेटेड सी केस लाने की कोशिश करते हैं। सी केस में हम इस इक्वेशन से आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ नेचुरल लॉग है, अगर मैं इसको लॉग बेस 10 बनाना चाहता हूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो 2 लॉग लग गया 2.303 RT बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। इज इट ओके? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा जाए, 2.30 को उधर लेकर जाया जाए या माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए। कई सारे पॉसिबल केसेस हमारे पास हैं। अब इससे अगर हम एक पॉसिबल केस बनाना चाहें तो हम एक केस ये भी बना सकते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 लॉग आर नॉट बाय RT, माइनस साइन हटा दें तो KT। अब यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, एक ही चीज़ है। थोड़ा सा और रीअरेंज किया जाए और K की टर्म्स में लिखा जाए तो K की टर्म्स में अगर लिखा जाए तो T नीचे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी इक्वेशन को हम रेडियोएक्टिविटी से भी आने वाली क्लासेस में कनेक्ट करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे केस आपको पता होने चाहिए। तो केस ए आपको समझ आया होगा, केस बी भी आपको समझ आया होगा, केस सी आपके सामने मैंने बना दिया, और आप चाहें तो इन केसेस से भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ इससे भी रिलेट कर आपको बताता हूँ, आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक से लिख लूँ तो मैं इसको KT अपॉन 2.303 लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट बाय RT, या आर नॉट बाय RT को इधर लिख लो, एक ही चीज़ है, आर नॉट बाय RT और इधर ले जाओ तो KT अपॉन 2.303 प्लस आप 0 लिख लीजिए। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए तो एक ग्राफ आपको और मिल जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिए। ये लीजिए एक ग्राफ हम और प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ के अंदर इस तरफ आपको क्या नजर आएगा, लॉग आर नॉट बाय RT। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल है टाइम। तो स्लोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि माइनस साइन नहीं है और इंटरसेप्ट 0 है, तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे और स्लोप की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी k अपॉन 2.303। तो स्लोप इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303, इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया, टाइम आपके सामने आ चुका है, लॉग की वैल्यू आ चुकी है। कभी कभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर k की वैल्यू दे देते हैं या स्लोप की वैल्यू देकर k की वैल्यू पूछ लेते हैं, k की वैल्यू देकर स्लोप की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में घुमाया जाता है, लेकिन अगर आपने बेसिक चीज़ पकड़ रखी है तो कभी भी क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी मैंने आपके सामने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ ग्राफ प्लॉट किए, उसके बाद उसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर कई सारी इक्वेशंस डराइव करी। ये सारी इक्वेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।